विद्या है ना। हिंदी के दो अर्थ होते हैं। वर्तमान में सबसे मजबूत पक्ष है हमारे शिक्षा जगत में, तो वो है हिंदी। क्योंकि हर कोई विद्यार्थी हिंदी तो जानता है, और हर कोई विद्यार्थी गणित नहीं जानता, हर कोई विद्यार्थी अंग्रेजी नहीं जानता, हर कोई विद्यार्थी विज्ञान नहीं जानता। पहले हिंदी को थोड़ा सा हल्के लेवल में ले लिया गया था। किसने? प्राइवेट स्कूल वालों ने। हिंदी का टीचर है तो उसका मानदेय कम, साइंस अंग्रेजी विज्ञान गणित का है तो उसका मानदेय ज़्यादा। फिर धीरे धीरे आप जैसे लोग हिंदी में आए बहुत सारे, और हिंदी क्या हो गई? मजबूत हो गई। आज सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली कोई हमारे शिक्षा जगत की कोई अध्ययन सामग्री है तो वो है हिंदी है। आप सबको वरिष्ठ अध्यापक बनने की बहुत बहुत बधाई। और ये बनने की का मतलब होता है मन में विश्वास। हिंदी को समझने के लिए हिंदी की जो मातृभाषाएं होती है ना, अपने पढ़ेंगे इसमें कि भाषा का स्वरूप क्या होता है। यानी कि भाषा है जो हमारी मातृभाषा भी है, जिसको हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। क्योंकि हर माँ अलग अलग क्षेत्र में रहती है तो उसकी भाषा अलग होती है। हिंदी राजभाषा भी होती है, हिंदी राष्ट्रभाषा भी होती है, और एक भाषा का स्वरूप होता है प्रादेशिक भाषा, जो राज्य भाषा होती है। जैसे साउथ में जाओगे तो अलग मिलेगी, कहीं कन्नड़ मिलेगी, कहीं तेलुगु मिलेगी, है ना। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है, इसको हम पढ़ाते कैसे हैं? ये चीज़ें आपने जब बीएड की है उस समय सीखने से पहले डर था। हालांकि जब लेसन प्लान चले थे तो उस समय कुछ नहीं सीखा है, सबके ऑटोमेटिक हो जाते हैं। और यदि वो ऑटोमेटिक नहीं होते तो शायद अशिक्षण विद्या की ज़रूरत ही नहीं होती। हिंदी के अंदर सिलेक्शन का एक ही तरीका है। हिंदी को 4 भागों में बांटा गया है। एक आपका 9वीं से लेकर के 12वीं तक का हमारी पाठ्य पुस्तक है ना, उसके प्रश्नोत्तर आएंगे। एक हमारे स्नातक स्तर के कुछ प्रश्नोत्तर आएंगे जो सिलेबस में जो जो टॉपिक जोड़े हुए हैं। दूसरा और तीसरा होगा हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र। इतिहास फिक्स है, न बदला है और न बदलेगा। क्योंकि जहाँ जब से शुरू हुआ है और आपने पढ़ना शुरू किया उससे पहले इतिहास समाप्त हो गया, क्योंकि इसमें करंट नहीं आता, इसलिए ये बदलने वाला नहीं है। हमने सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी, वही इतिहास था, आज पढ़ा रहे हैं तो वही इतिहास है। जीके बदलता रहता है, 2011 का जीके 2025 में अलग है ना। तो इसमें इतिहास बदलने वाला नहीं है, आपने जो रट लिया है वो इतिहास आपका पक्का है। काव्य शास्त्र बहुत बड़ा है, हर टॉपिक के अलग अलग महाग्रंथ भी आपके सामने रखें तो भी कम है, लेकिन अपने सिलेबस में फिक्स है। इतने छंद है, इतने गुण हैं, इतने दोष है ना। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है शिक्षण विद्या। विद्यार्थी पढ़ते 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 यहाँ तक आता है ना, तब तक एग्जाम की डेट आ जाती है। और उस समय विद्यार्थी सबसे ज़्यादा ध्यान देता है रिवीजन पर, जिसको हम हिंदी में इसमें कहते हैं त्रुत पाठ। एक आएगा आगे आगे अपने वाचन। हम पढ़ते हैं तो उसमें 2 प्रकार का होता है, एक होता है मौन वाचन और एक होता है सस्वर वाचन। मौन वाचन के जो भेद होते हैं 3, उसमें से एक आता है द्रुत पाठ। यानी कि आपको केवल और केवल आंखों से पढ़ना है और पेज बदलना है। 1 घंटे के अंदर अपनी पूरी गाइड को पलट करके रख देते हैं, ये तो देख लिया ठीक है। तो उस समय मौन वाचन किया जाता है। तो ये शिक्षण विद्या का टॉपिक है। यहाँ आते आते हम क्या है, रिवीजन में लग जाते हैं, और रिवीजन में लगने के कारण हल्का सा इसको अहमियत कम देते हैं। और ये जो 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं हमारी मेरिट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं।
क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप पेपर देने के बाद घर जा कर के मिलान करते हो तो बाकी क्वेश्चन तो आपको गाइडों में, आपकी डायरी में मिल जाते हैं, ये मिलते भी नहीं हैं। मिलते हैं तो ऑप्शन अलग होते हैं, क्वेश्चन तो सेम मिल गया लेकिन आंसर अलग अलग है, कौन सा माने और कौन सा नहीं माने। और नहीं इतना पढ़ा हुआ है, इसलिए इनका तो क्या है कि अंदाज से करते हैं, इतने गलत मान ले, इतने सही मान ले, इतने हो गए, ऐसे करते 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 तकदीर है तो इन और नहीं तो आउट। चलिए, अब अपने लंबी चौड़ी कहानी रामायण तो हिंदी में कितनी करो उतनी कम है, ठीक है ना। सीधा आते हैं टॉपिक पर। सिलेबस सबके पास है, ठीक है ना, बहुत छोटा सा, इससे ज़्यादा तो अनिल को पता है। रीड का बहुत बड़ा हिंदी शिक्षण विधियों का, है ना। सेकंड ग्रेड का तो बहुत ही छोटा सा है। जितने क्वेश्चन आने चाहिए उतने 100% आपको आने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आज तक आते आए हैं लोगों को, इसने भी एग्ज़ाम दिया है। अब इसको दो भागों में बांटा है। पहला तो है अ भाग के अंदर इसके कौशल, और दूसरे में है विद्या। केवल और केवल हिंदी के पेपर में और हिंदी के साथ साथ जीके के पेपर में भी एक चीज़ का ध्यान रखना, आपके 15 से 20 दोनों पेपर को मिला करके क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो जाएंगे। जितने आप सही करोगे ना, उससे 15 से 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो जाएंगे, केवल एक बात का ध्यान रखने पर। वो ध्यान क्या रखना है, कई बार क्या होता है, हमें प्रश्न समझ में नहीं आता, ये पूछ क्या रहा है, हम उस पे अटक जाते हैं, पेन चलाते रहते हैं, सिर पे हाथ रख लेते हैं, गाल पे हाथ रख लेते हैं, बैठे बैठे थक करके या तो हिम्मत करके तुक्का लगा देते हैं, और या फिर उसको छोड़ करके एक बार आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे ही पेपर समाप्त होने के बाद घर आते हैं, कोई दूसरा साथी मिलता है कि 45वें में क्या किया, उस समय हम तो डरे हुए रहते हैं, क्योंकि ये 45वां तो हमें समझ में नहीं आया था, है ना। अब उसने, वो कहता है मैंने ब किया, अपनी गलती से या संयोग से ब कर दिया, तो बल्ले बल्ले, है ना, भले ही हमारा और उसका दोनों का ब है वो गलत हो। तो क्वेश्चन की एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि पूछ क्या रहा है, ये जब तक बात आपको समझ में नहीं है तब तक भले ही वो उसका आंसर सही है, लेकिन आप उसको हमेशा गलत ही मान करके चलना, ठीक है ना। अब पूछ क्या रहा है, इसके लिए केवल और केवल एक ही विधि अपनानी है आपको, वो है आपको संधि आनी चाहिए। संधि है तो हिंदी है, संधि नहीं हिंदी नहीं, ठीक है ना। किसी भी भाषा के चार ही कमाऊ बेटे होते हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। कमाऊ इसलिए कहते हैं, जो कमाने वाले बेटे होते हैं उनसे घर में समृद्धि आती है, धन से घर का भंडार भर जाता है। तो इन चार ही जो बिंदु है, इससे हिंदी के अंदर शब्द भंडार बढ़ता है ना। और सारे के सारे शब्द तो किससे बनते हैं, संधि से ही बनते हैं ज़्यादातर। तो ये शब्द बना कैसे है, ठीक है ना। ये शब्द क्या है, इसका अर्थ आपको आ गया ना, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। ये बन गया है कुशल प्लस ए नहीं अ, अभी भी ऐ बोल रहा है क्या, कुशल प्लस अ प्रत्यय लगाए, ठीक है ना। अब कुशल का मतलब है होशियार, वह अपने काम में क्या है, कुशल है ना, होशियार है। तो ये कौशल का मतलब है, हिंदी को पढ़ने में आप होशियार कब होंगे, जब हिंदी आपको अच्छी तरह से बोलनी आनी चाहिए, जब हिंदी आपको अच्छी तरह से पढ़नी आनी चाहिए, जब हिंदी आपको अच्छी तरह से लिखनी आनी चाहिए, और अच्छी तरह से सुननी भी आनी चाहिए। जो अच्छी तरह से सुनता है ना, उसको कहते हैं श्रोता, और जो बीच में बात को काट देता है उसको कहते हैं श्रोता। कई बार हम अर्थ एक जैसे लगा देते हैं, सुनने वाला कौन, श्रोता, पढ़े लिखे हुए इसलिए अनपढ़ कह देते हैं, श्रोता, श्रोता होता है सुपारी काटने वाला, है ना। तो ये चार जो कौशल होते हैं, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, उनको सीखना है तो हम हिंदी में पारंगत हो गए, कुशल हो गए, यानी कि हमारे कौशल कंप्लीट हो गए। फिर है विद्या। हिंदी के शिक्षक को 5 बिंदु पढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन आप जब क्लासरूम में जाओगे
9th 10th के बच्चों को पढ़ाओगे तो आपको 5 बिंदु पढ़ाने पड़ेंगे। पहला पढ़ाना पड़ेगा आपको गद्य भाग, दूसरा पढ़ाना पड़ेगा आपको पद्य भाग, है ना। फिर आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या पढ़ानी पड़ेगी? व्याकरण पढ़ानी पड़ेगी, आपको रचना शिक्षण पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब रचना शिक्षण के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि निबंध है, कहानी है, नाटक है, इस प्रकार के। और पांचवा आपको 9th और 10th में जैसे संवाद लेखन है, पत्र लेखन है, इस प्रकार की चीज़ें भी पढ़ानी पड़ेगी। सबकी विद्या अलग अलग होगी, सबको आप एक ही लकड़ी से आंकेंगे तो संभव नहीं है ना। अब गद्य पढ़ाएंगे तो कौन सी विद्या काम में लेंगे, पद्य पढ़ाएंगे तो कौन सी विद्या काम में लेंगे। साथ में अपने बिंदु भी है कि विद्या के साथ साथ में हम इसके लिए कौन सी सहायक सामग्री भी काम में लेंगे, ठीक है ना। सहायक सामग्री काम में नहीं लेंगे तो हमारा जो अधिगम है, अधिगम का मतलब होता है पढ़ाना, अधिगम का मतलब होता है सीखना, अधिगम का मतलब होता है सिखाना, सब कुछ अधिगम का अंदर शामिल है। तो हम कौन सी सहायक सामग्री काम में ले रहे हैं, कौन सी विधि काम में ले रहे हैं, कब पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे अधिगम को प्रभावित करती है। बच्चा नींद में आप उसको पढ़ोगे तो सीखेगा क्या? ये अलग अलग इनकी विद्या हैं, अलग अलग इनकी सहायक सामग्री, इनको काम में लेंगे तो अपना जो 90% है शिक्षण विद्याओं का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर है पढ़ाने में भी तो दोष रह सकता है, क्योंकि पारंगत केवल और केवल एक ही है, वो परमात्मा, बाकी सब में कोई ना कोई कमी है ना। तो हमारे पढ़ाने में क्या कमी रही है इसका हम खुद पता करेंगे, ठीक है ना। तो एक बिंदु और चलता है उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण, है ना। इन उपचार और निदान का हमें अर्थ निकालना है। हम निदान का मतलब अर्थ निकाल लेते हैं इलाज, ठीक है ना, कि उस रोग का क्या हो गया, निदान हो गया, अर्थात इलाज हो गया। ये इलाज इज इक्वल टू इसका गलत अर्थ है। इलाज तो कब होता है, जब उसका उपचार होगा। उपचार तो हमने किए ही नहीं है और निदान में उसका इलाज कर दिया तो वो हमारा इलाज कर देगा, है ना। तो एक बिंदु निदानात्मक और उपचारात्मक है। और फिर एक छोटा सा बिंदु है कि पूरी किताब को एक दिन में पढ़ाना तो संभव नहीं है, या पूरे पाठ को भी एक दिन में पढ़ाना संभव नहीं है, और विशेषकर हिंदी के शिक्षक से तो संभव है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए एक बिंदु और है, इकाई योजना और पाठ योजना, यानी कि किताब को पाठों में बांटेंगे और पाठ को इकाइयों में बांटेंगे, फिर बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, जैसे घर पर शुभ कार्य के लिए सुंदरकांड का आयोजन रखते हैं, है ना, और जो टीम आती है वो साथ में लाल रंग का सुंदरकांड सबको एक एक दे देती है, जो पढ़े लिखे होते हैं। मेरे जैसों को तो पता ही नहीं चलता वो पढ़ कहाँ रहे, पेज पलटते रहते हैं, देखते हैं पड़ोसी में 45 नंबर पे पढ़ रहा है, 20 पे पढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति भी हिंदी के विद्यार्थी की भी होनी चाहिए, यदि आप अच्छे शिक्षक हैं, कि आप पाठ में कहाँ पढ़ा रहे हैं, कौन सा पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं। बच्चा है जो खोजता रह जाए, तब आपका शिक्षण प्रभावी है, ठीक है ना। तो इन सब बातों पर अपने परिचर्चा करेंगे। चर्चा और परिचर्चा में क्या अंतर है, कोई बताएगा? चर्चा तो हो गई, शिक्षण विद्याओं की चर्चा तो हो गई, इट्स मीन शिक्षण विद्या कंप्लीट है। अब अपने क्या करेंगे, परि का मतलब है अधिक, उपसर्ग है परि, ठीक है ना, चारों और पूरा विस्तार से करेंगे तो हो जाएगी परिचर्चा, अन्यथा चर्चा तो हो गई, छुट्टी है, जाओ, शिक्षण विद्या कंप्लीट है ना। तो करें शुरू। शिक्षण विद्या पढ़ रहे हैं अपने हिंदी की, हिंदी हमारी क्या है, भाषा है। तो थोड़ी शुरुआत अपने ऐसी बातों से करेंगे, एक पेज जो आपके इस परीक्षा में काम नहीं आएगा, ठीक है ना, लेकिन उसके बगैर आगे की जो गतिविधियां हैं वो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। इसलिए उसको स्पीड से लिखना है। और दूसरा, मात्राओं की शुद्धि का विशेष ध्यान रखना है,
ठीक है ना, 4 ही मात्राएं होती है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है ना, उसको कैसे लिखते हैं इनका ही ध्यान रखना, इसका मतलब हिंदी आपकी शुद्ध है। हाँ, वो तो अलग अलग होती है। ठीक है ना, ओ एक ही होता है, ओ मतलब एक लगानी है, औ मतलब 2 लगानी है। आई, आई और ए, इसकी भी 1 और 2 होती है। ए लगाना है तो 1 लगाएंगे, आई है तो 2 लगाएंगे। लेकिन छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों ऊ ही होते हैं, छोटी ई और बड़ी ई दोनों ई होती है, इसलिए इसका ही ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो आप हेडिंग डालो भाषा। हेडिंग ऐसे ही डालनी है आपको, लिख करके बस। ठीक है, वैसे इससे पहले का पोर्शन तो आपका हो चुका है, पहले का मतलब व्याकरण की बात कंप्लीट हो चुकी है, और ये चीज़ें तो आपको आती है, इसलिए मैं स्पीड से लिखवाऊंगा। ठीक है, लिखिए भाषा, इसमें वापस लिखो भाषा शब्द संस्कृत के भाष भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। एक चीज ध्यान रखना, अब एक वाक्य जब लिखते हैं अपने, में ऐसे कह दूं एक लाइन लिखते हैं, उस लाइन के अंदर कोई भी एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, तो हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में उसको बंद करना है। पूरा पैराग्राफ होता है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करना होता है। ठीक है ना, तो ये भाष शब्द है ना, ये धातु जितने भी होते हैं उनकी पहचान है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, क्या पहचान है? वो हलंत होते हैं। ठीक है ना, ये हलंत का चिन्ह है। हलंत का मतलब है ये स्वर रहित होते हैं, इनमें स्वर नहीं होता है। क्यों होते हैं? क्योंकि धातु, सोना चांदी भी क्या है? धातु है ना। कहाँ पाए जाते हैं? जमीन में। निकालते कैसे हैं? खोद कर, बहुत गहराई में है ना। जैसे जैसे गहराई में खोदेंगे मिट्टी वहाँ पक्की निकलेगी, और पक्की मिट्टी को खोदने के लिए औजार है वो दांते वाला चाहिए। तो ध्यान रखना, गहराई में मिट्टी खोदते हैं ना तो उसमें दांतों के निशान बनते हैं, तो धातु का मतलब है उसके नीचे ये दांते का निशान होना जरूरी है, ये ओरिजिनल है। फिर उसमें चीजें मिक्स होती है तो सोने से अंगूठी बन गई, अब उसको धातु कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, अब उसको अंगूठी कहेंगे। तो इस धातु के अंदर स्वर मिल गए तो फिर ये क्या बन गया? शब्द बन गया। अब ये धातु नहीं है, भाषा क्या है? धातु नहीं है, शब्द है। आ मिल गया ना। और भाष धातु, इसमें कुछ नहीं मिला, ये एकदम 24 कैरेट का मतलब 24 कैरेट शुद्ध है। ठीक है ना, से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है बोलना या व्यक्त वाणी। बोलना या व्यक्त वाणी, यानी कि अपनी वाणी को दूसरों के सामने व्यक्त करना क्या कहलाता है? भाषा। बोलना या व्यक्त वाणी, अर्थात अर्थात अपने मन के, अपने मन के भावों, मन के भावों को दूसरों के सामने, ये पहला है कि दूसरा है? मेरी अंगुली मैंने जो खड़ी कर रखी, पहली है कि दूसरी है? पहली है ना। ये 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 चौथी। अब ये पहली, अब ऊ लगाना है दया के नीचे। कौन सा ऊ लगाना है? नाम क्या है इस दया वाले शब्द का पूरा? दूसरा है या पहला है? तो इसके नीचे ऊ कौन सा लगाओगे? दूसरा।
दूसरा मतलब, दूसरा मतलब बड़ा लगा, बड़ा लगा बोल तो रही है पर लगा नहीं रही है। हाँ अब हुआ, शब्द खुद कह रहा है मैं कौन सा हूँ और तुम जबरदस्ती कर रहे हो पहला। मैंने यही तो कहा था, ऊ का तो ध्यान रखना है, ठीक है ना। दूसरों के सामने प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। दूसरों के सामने प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। दूसरों के सामने प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहते हैं, ठीक है। आगे नई लाइन में लिखो, भाषा को नई लाइन में लिखना है ना, तो स्टार करके लिख सकते हो, एरो करके लिख सकते हो, है ना। भाषा को दो अर्थों में प्रयुक्त करते हैं। दो अर्थों में प्रयुक्त करते हैं, ठीक है ना। दो अर्थों में प्रयुक्त करते हैं। भाषा का मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है? भावों को प्रकट करना, ठीक है ना। कैसे? लिख करके या बोल करके? बोल करके। यानी कि भाषा का मतलब है केवल और केवल बोलना, ये अर्थ है भाषा का, आप लिख चुके हो। भाषा का अर्थ क्या है? बोलना है। बोलेंगे तो ही भाषा है, लिखेंगे तो भाषा नहीं, फिर वो तो नकल हो गई, है ना, अनुसरण हो गया। बोलना ही भाषा है, ठीक है ना। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक हमारे विचार दूसरों के सामने प्रकट नहीं होंगे। बोलना, अब बोलने के अलग अलग रूप है। जैसे शेर है तो उसके बोलने को क्या कहते हैं? दहाड़ना। तो भाषा का अर्थ दहाड़ना नहीं है, दहाड़ने से प्रकट नहीं होते, और चिल्लाने से भी नहीं होते। चिल्लाते तो भी हम नहीं मानते कि तू क्या चिल्ला रहा है ना। आराम से बात करनी है तो आराम से कर। अब अलग अलग है, भौंकना है तो वो भी भाषा नहीं है, भाषा इजिकल टू बोलना। इसलिए केवल और केवल ये भाषा का अधिकार किसके पास है? मानव के पास है, दूसरे जानवरों जीवों के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको बोलना नहीं आता है, ठीक है ना। तो हम भाषा के अर्थों को कितने रूप में प्रकट करते हैं? तो अर्थात अपनी बात को हम कितने तरीके से सामने वाले तक पेश कर सकते हैं? दो तरीके से, दो प्रकार से। पहला क्या है? व्यापक, ठीक है ना। बोलना इजिकल टू तो भाषा हो गई, भाषा ही बोलना है, बोलना ही भाषा है, ठीक है ना। पहला है व्यापक, व्यापक के सामने बराबर करके लिख दीजिए। यानी कि व्यापक का मतलब क्या हो गया? बड़े पैमाने पर मैं अपनी बात को कैसे रख सकता हूँ, ठीक है ना। तो पहला हो गया व्यापक, इसमें लिखो आप सिर हिलाकर। व्यापक में लिखिए सिर हिलाकर, आंख निकालकर, चुटकी बजाकर, अंगुली दिखाकर, अंगुली दिखाकर, अंगुली। अब अंगूठा मोटा होता है कि अंगुली मोटी होती है? अंगूठा, अंगुली इजिकल टू छोटी, तो ऊ की मात्रा छोटी। यदि अंगुली बड़ी तो मात्रा बड़ी, अंगुली छोटी है तो मात्रा भी छोटी लगेगी, है ना। अंगुली दिखाकर, ठीक है ना। सांस लेकर, श्वास लिखने की जरूरत नहीं, सांस लेकर लिख दीजिए। अब इस बात को समझे हो क्या? आप अपनी बात को समझाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए आपके पास हजारों तरीके हैं, है ना। जैसे जैसे मैंने लिखवाया है ना, सिर हिलाकर चाय पियोगे, इसमें भी आपने अपने विचार प्रकट कर दिए, ऐसे कर दिए तो भी प्रकट कर दिए, कैसे भी कर दिए आपने अपने विचार प्रकट कर दिए, ठीक है ना। सिर हिला कर दिए, आंख निकाल करके। कई बार हम कहीं पे जाते हैं रिश्तेदारी में, बच्चों को बिना कुछ बोले भी सब कुछ कह देते हैं, है ना। तो वो भी हमारी बात को समझ गया, क्या मतलब हमने उसको समझा दिया।
तो ये है व्यापक। हम अलग अलग प्रकार से जब अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं तो उसको कहते हैं व्यापक। दूसरा लिखो संकुचित। संकुचित। सामने लिख दो लिखित साहित्य। संकुचित का मतलब है छोटे से छोटा, सबसे अंतिम तरीका है कि हम बोल करके नहीं, आंख निकाल करके नहीं, चुटकी बजा करके नहीं, कैसे नहीं, तो धीरे से एक पर्ची निकाल करके दे देते हैं ये। ठीक है ना। इससे भी यदि उसको पढ़ना आता है तो हमारी बात को समझ जाएगा। तो हम भाषा को दो प्रकार से हमारे दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला है व्यापक रूप, दूसरा है संकुचित रूप। ठीक है ना। ये केवल जानकारी और इंटरेस्टिंग बिंदु है, परीक्षा में इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना। क्या नाम है तेरा? निर्मा। पढ़ती थी पहले? पढ़ी हुई है क्या? चलिए आगे लिखो। नई लाइन में, आगे का मतलब हमेशा आपको नई लाइन में लिखना है। नई लाइन का मतलब पहले वाली लाइन से इसका कोई संबंध नहीं है। अब आप कैसे लिखोगे वो आप अपने विवेक से लिखना। लिखो व्यक्ति जब देखता है, देखता है, कोमा, सुनता है या विचार करता है। व्यक्ति जब देखता है, सुनता है या विचार करता है तो उसके उसके मन में उस वस्तु आदि का, उस वस्तु आदि का, वस्तु आदि का एक दृश्य, सीन, दृश्य मतलब सीन, एक दृश्य उपस्थित हो जाता है। उपस्थित हो जाता है। कोमा करके लिखो जिसे क्या कहते हैं? जिसे बिंब कहते हैं। विज्ञान का शब्द है। जिसे बिंब कहते हैं। आप किसी वस्तु को देखेंगे तो उसका चित्र आपके मस्तिष्क पर बन जाएगा। आप किसी बात को सुनेंगे, वो बात भी आपके मस्तिष्क पर छप जाएगी, बशर्ते वो बात चुभने वाली होनी चाहिए। मीठी बातें तो यदि सारी छपती तो जीके हिंदी पढ़ाने वाले आपको घर जाकर याद करने की जरूरत नहीं होती है ना। तो जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, भाव रखते हैं, वो सारी की चीज़ें हमारे मस्तिष्क पर छप जाती है। तो उस छपने को क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। ये रीट में पूछ लिया था। ठीक है ना। हिंदी में बिंब कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। लिखो। ठीक है ना। भाषा में, इसी में लाइन लिख लो, भाषा में 4 प्रमुख बिंब होते हैं। बिंब का मतलब क्या हुआ कि हम जिस चीज को, वस्तु को देखते हैं, सुनते हैं या विचार करते हैं, उसका जो छाया चित्र हमारे मस्तिष्क में बनता है, वो छाया चित्र ही बिंब है। और वो कितने प्रकार का होता है? यही देखो एक चीज नई और निकली है। आप बोलते हो, कितने प्रकार के होते हैं? अब तो सारे सही बोलेंगे, लेकिन पहले की तरह बोल के देखो। हाँ हाँ, 4 नहीं बोले थे, झूठ बोल रही है। कितने प्रकार के होते हैं? 4। लिखोगे? यही तो दिक्कत है ना। आजकल क्या है कि बच्चों के आधार कार्ड में गड़बड़ क्यों है? घर में नाम अलग, स्कूल में नाम अलग, है ना। तो हम बोलते हैं 4, होता है 4। ठीक है ना, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। तो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही बोलिए, तब तो हिंदी। और लिखा हुआ कुछ और है, बोलेंगे कुछ और है, तो फिर अंग्रेजी हो गई है। कनाइफ को नाइफ बोलते हैं। होना तो कनाइफ चाहिए ना। है, अशुद्ध है। होता कितना है? 4। और बोलते क्या है?
हाँ, तो शुद्ध बोलते हो, तो शुद्ध बोलते हो। और यदि 3 के बाद क्या आता है, अब बोलने लगे नहीं तो अमूमन क्या बोलते हैं, 4 बोल जाते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ। बिंब कितने होते हैं, मतलब किसी वस्तु को सुनते, देखते, विचार करते हैं तो मस्तिष्क पे कितने प्रकार के चित्र बनते हैं। ठीक है ना, 4 प्रकार के बनते हैं, उस चित्र को क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। ठीक है ना, तो ये रीट में पूछ लिया था कि भाषा में कितने बिंब होते हैं, और अथवा निम्नलिखित में से कौन सा बिंब है अथवा नहीं है, ऐसे पूछ लें तो लिख लीजिए चारों के नाम। श्रुति बिंब, नाम से पता चल जाएगा आपको। श्रुति बिंब कब, जब किसी बात को सुनते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में वो बात छप जाती है, तो श्रुति। देखते हैं, दृश्य बनता है, उस पर हम अपने भाव ग्रहण करते हैं या अपने भाव रखते हैं, तो भाव। और उसकी अच्छाई बुराई पर विश्लेषण करते हैं। ठीक है ना, गहराई में जाने का प्रयास करते हैं, इसका मतलब वहाँ हमारे विचार बिंब होते हैं। तो ये 4 प्रकार के बिंब होते हैं, एक होता है श्रुति बिंब, दूसरा दृश्य बिंब, और तीसरा भाव बिंब और विचार बिंब। ठीक है ना, फिर आता है एक भाषा का स्वरूप, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधा हेडिंग डालिए, भाषा शिक्षण के उद्देश्य। अपने सीधा उद्देश्य पढ़ेंगे। भाषा शिक्षण के उद्देश्य, मतलब हिंदी को क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने का उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, क्यों जरूरी है, वो होते हैं हमारे उद्देश्य। अब हिंदी को हम स्कूल स्तर पर 3 लेयर में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। पहला हमारा जो स्तर होता है वो होता है प्राथमिक स्तर। अब प्राथमिक का अर्थ हम 2 निकालते हैं, जबकि प्राथमिक 1 होता है। हम प्राथमिक का मतलब कौन सी क्लास तक, 5वीं क्लास तक। 1 से 5 है तो प्राथमिक, फिर 6 से 8 है तो उच्च प्राथमिक। ठीक है ना, फिर 9 से 10 माध्यमिक, और 11 12 है तो उच्च माध्यमिक, और कॉलेज में आ गए तो फिर उसका नाम ही नहीं है। उच्च माध्यमिक के फिर बाद उच्चतम माध्यमिक, ऐसा नाम ही नहीं है। इसलिए ये जो लेयर हमने बनाए हैं वो अपनी मर्जी से बना लिए। प्राथमिक का मतलब होता है 1 से लेकर के 8 तक, एलिमेंट्री एजुकेशन, वो क्या है, 1 से लेकर के 8 तक है, वो प्राथमिक है। माध्यमिक वो है 9वीं और 10वीं, और उच्च माध्यमिक है 11वीं और 12वीं। हर स्तर पर हिंदी पढ़ने और पढ़ाने का उद्देश्य अलग अलग है। ठीक है ना, बच्चा पहली बार स्कूल आ रहा है, छोटी कक्षा में है, तो हम उसे अलग प्रकार की हिंदी पढ़ाएंगे, पढ़ाने का उद्देश्य हमारा अलग होगा। यहाँ बच्चा आएगा तो उसको हम हिंदी अलग पढ़ाएंगे, और यहाँ आएगा तो उसको अलग पढ़ाएंगे। तो यहाँ आता है, पहले बच्चा जब आता है तो हमारा उद्देश्य मूल एक ही होता है, वो होता है कि बच्चे को अपनी भाषा में प्रश्नों का उत्तर आना चाहिए। आपने कोई भी प्रश्न पूछा है, भले ही बच्चा हिंदी भाषा में उसका जवाब नहीं दे पाए, लेकिन वो अपनी भाषा, यानी अपनी भाषा का मतलब है वो मातृभाषा में तो उसका जवाब दे सकें। उसके पास शब्द भंडार होने चाहिए। अब जब पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा शब्दों की संख्या ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वही शब्द बार बार घूम फिर के आते हैं, तो शब्द भंडार उसके पास होना चाहिए, उसको शुद्ध उच्चारण आना चाहिए, उसको कविताओं में रुचि जागृत होनी चाहिए, तब वो हिंदी की क्लास में बैठेगा, हिंदी पढ़ेगा। यहाँ हमारा उद्देश्य कई है, लेकिन मूल उद्देश्य है वो है हम 9वीं से 10वीं तक हमें बच्चे
का जो अधिगम है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस है, वो हमें व्याकरण शिक्षण पर देना चाहिए। लेकिन अफसोस है इस अभी जो हमारे राजस्थान का पाठ्यक्रम है उसमें व्याकरण नाम की चीज ही नहीं है। बच्चा सीखेगा कब? यहाँ बच्चे को व्याकरण नहीं सिखानी है, यहाँ 11वीं 12वीं में आता है तो हिंदी अलग से विषय लगता है ना। तो अलग से लगता है तो हिंदी के प्रति उसकी रुचि जागृत करनी है, हिंदी से उसको भावी जीवन चलाने की कला भी सिखानी है। अब वो 11वीं 12वीं पढ़ रहा है बच्चा, साइंस से आगे जीवन चलाएगा नहीं, हिंदी से चलाएगा, कैसे चलेगा? यहाँ उसको कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध लिखने की कला भी आनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु होता है यहाँ पर उसको काव्य शास्त्र का ज्ञान आना जरूरी। यहाँ 11वीं 12वीं में आता है तो उसको छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, गुण, दोष का ज्ञान होना चाहिए, 9वीं 10वीं में नहीं होना। ये तो होते हैं हमारे साधारण या सामान्य उद्देश्य। दूसरे होते हैं विशिष्ट उद्देश्य, है ना। बीएड में आपने सीखा है ज्ञान, अवबोध, कौशल, अभिव्यक्ति, अभिरुचि, है ना। तो ये हिंदी में कौन कौन से क्या आने चाहिए, हालांकि क्योंकि अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है ये बिंदु, उद्देश्य इतने हिस्सा नहीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। लेकिन एक बार आपको पुनः बीएड कॉलेजों में ले चलते हैं ताकि पता चले कि हिंदी क्यों पढ़ना जरूरी है और क्यों हम आगे जा कर के विभिन्न विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाएंगे, तो क्यों पढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो आप हेडिंग डालो, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य, पहला लिखो सामान्य उद्देश्य। तो होते हैं ना सामान्य और विशिष्ट। सामान्य और विशिष्ट, ठीक है ना। पहला लिखो प्राथमिक स्तर। ये 3 लेयर होते हैं ना, तो ये सामान्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर के क्या है, खाली लिखना ही है आपको, लिखते ही समझ में आ जाएगा। प्राथमिक स्तर, ठीक है ना। नंबर डाल करके छोटे छोटे बिंदु लिखने हैं क्योंकि ज़्यादा ये काम की बात नहीं है। लिखो नंबर 1, बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। शब्द बालकों के लिखने की जरूरत नहीं, शब्द भंडार में वृद्धि करना, ठीक है ना। स्वाध्याय की आदत विकसित करना, नंबर 2। हेलो, हेलो, ठीक है। हैं? हाँ हूँ, एक क्लास में हूँ, पछ करूँ फोन, अभी नहीं आऊँ शायद, अभी नहीं आऊँ, 12 हो अभी तो क्लास। अरे अटक अभी आ गई बीकानेर, अब क्लास में हूँ, क्लास फ्री कर रहा हूँ बिना कोर्ट गेट खानी। हाँ, स्वाध्याय की आदत विकसित करना। स्वाध्याय का मतलब बालक है वो खुद पढ़े, हम नहीं पढ़ाए उसको, ठीक है ना। नंबर 3 पे लिखो, श्रुति लेख व सुलेख पर विशेष ध्यान देवें। श्रुति लेख, व सुलेख पर विशेष ध्यान देवें। विशेष ध्यान देवें। नंबर 4, शुद्ध उच्चारण क्षमता को विकसित करना। शुद्ध उच्चारण क्षमता को विकसित करना। बस, आगे लिखो माध्यमिक स्तर पर।
इसलिए आपने देखा होगा प्राइमरी जो टीचर्स होते हैं ना मस्ती करते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कोई उद्देश्य नहीं है। माध्यमिक स्तर पर तो पहला लिखो, शब्द भंडार में वृद्धि करना। शब्द भंडार में वृद्धि करना, इसके पीछे कोष्टक बना करके लिखो। कैसे वृद्धि करेंगे यहाँ? यहाँ आप नए नए शब्द बनाएंगे ना, वो कैसे करेंगे यहाँ लिख लो। संधि, समास, विलोम आदि, यानी कि व्याकरण की जितने भी बिंदु है उसके माध्यम से हम शब्द भंडार में वृद्धि करेंगे। ठीक है ना। दूसरा लिखो, मुहावरों एवं लोकोक्तियों का ज्ञान। मुहावरों एवं लोकोक्तियों का ज्ञान। मुहावरों एवं लोकोक्तियों का ज्ञान। तीसरा, व्याकरण शिक्षण का ज्ञान। चौथा, उचित गति में लिखने का अभ्यास। उचित गति में लिखने का, उचित गति किसका मतलब होता है? आपने प्राथमिक स्तर पर सुलेख और श्रुति लेख पर विशेष ध्यान दिया है ना। राइटिंग जो सुधरनी होती है वो 8वीं तक सुधर जाती है। यहाँ बच्चा अपने विषय में पारंगत हो गया है। ठीक है ना। अब जब बड़ी कक्षाओं में आप उससे कुछ लिखवाएंगे, उचित गति का मतलब होता है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में कम से कम 10 शब्दों का गैप होना चाहिए। 10 शब्द शिक्षक आगे चलता है और विद्यार्थी 10 शब्द पीछे चलता है। इतना उसके पास पावर होना चाहिए कि वो 10 शब्द तो एडवांस अपने माइंड में याद रखे कि क्या क्या बोला है। आप साथ में लिख रहे हैं, इसका मतलब अभी भी आप प्राथमिक स्तर पे चल रहे हो। ठीक है ना। उसको कहते हैं उचित गति में लिखना। ठीक है। आगे लिखो, उच्च माध्यमिक स्तर पर ज्यादा बिंदु नहीं लिखने अपने को। उच्च माध्यमिक स्तर पर नंबर 1, हिंदी भाषा और साहित्य का ज्ञान। हिंदी भाषा और साहित्य का ज्ञान। ठीक है ना। यहाँ बच्चे को हिंदी का कंप्लीट ज्ञान होना जरूरी है। आगे लिखो, नंबर 2, साहित्य की विविध शैलियों का ज्ञान। साहित्य की विविध शैली, विविध शैली क्या होती है? ये गद्य, पद्य, कहानी, निबंध। साहित्य की विविध शैलियों का ज्ञान या शैली का ज्ञान। ठीक है, बस एक और लिख लीजिए, अर्थ ग्रहण की क्षमता का विकास। अर्थ ग्रहण की क्षमता का विकास। अर्थ ग्रहण की क्षमता का मतलब क्या होता है? शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, चाहे आपके सामने बोला गया है, उसको देख करके अथवा सुन करके उसका भावार्थ आपको समझ में आ जाना चाहिए। भावार्थ समझ में आएगा तो ही आप हिंदी को समझ पाएंगे, भावार्थ समझ में नहीं आएगा तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना। अर्थ ग्रहण की क्षमता का विकास, ये होते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। जब हम हिंदी शिक्षण के रूप में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाएंगे या माध्यमिक स्तर पर पढ़ाएंगे या उच्च माध्यमिक, यहाँ किताब पढ़ना लिखना सिखाना है, यहाँ व्याकरण पर जोर देना है, यहाँ साहित्य पर जोर देना है। ठीक है ना। क्योंकि अपने सिलेबस में ये नहीं, इसलिए गहराई में इन पर अपने नहीं जाएंगे। दूसरा लिखो आप, मूल उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य। ये तो थे सामान्य उद्देश्य। ठीक है ना। मूल उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य।
पहला क्या था? ज्ञान, है ना? तो लिखो ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक का मतलब आपने खूब सारे लेसन प्लान बनाए, रजिस्टर भरे हैं पूरे, तो उसमें ज्ञान का मतलब क्या था? हाँ, जानकारी तो बीएड में तो कोई किताब ही नहीं थी, किसकी जानकारी कर रहे थे? टॉपिक तो बहुत ही सिंपल से होते थे, छोटा सा टॉपिक होता है तो उसमें विशेष ज्ञान, वो ज्ञान तो उस जितना आप लिखते थे उससे कई गुना ज़्यादा तो उस टॉपिक का ज्ञान आप में था, नहीं था क्या? छोटा सा लेसन प्लान बनाते थे, उससे जितना बनाते थे उससे कई गुना ज़्यादा ज्ञान तो उस टॉपिक का था। उस समय तो याद था ना, उस समय क्या था कि रजिस्टर किसी का मिल जाता था, मैं तो श्री राम के रजिस्टर से करता था, श्री राम किसी और के रजिस्टर से करता था, तो ज्ञान सब ऐसे ही लेते थे। लेकिन ज्ञान का मतलब होता है यहाँ जितने भी हिंदी में शब्द है उन शब्दों का ज्ञान, न कि उस टॉपिक का ज्ञान। टॉपिक का आपको ज्ञान करना है तो आपके पास कौन सी विधि आनी चाहिए? व्याख्यात्मक विधि, भाषण देना। भाषण वही दे सकता है जिसको उस विषय का क्या है? ज्ञान है। यहाँ ज्ञान आपको टॉपिक कितना सा होता है, उसमें क्या ज्ञान था? यहाँ ज्ञान का मतलब उस शब्दों का ज्ञान कैसे करते थे? तुलना करके, है ना, वर्गीकरण करके, विश्लेषण करके, पर्याय से, विलोम से, ऐसे आपने लिखे होंगे उसमें। शब्दों का ज्ञान वर्गीकरण कर से, तुलनात्मक अधिगम यानी कि उसके जैसा मिलता जुलता दूसरा शब्द लेकर के, विश्लेषण करके उस शब्द को तोड़ करके, ये संधि से बना है, उपसर्ग से बना है, और तोड़ा है तो समझ में आ गया कि ये शब्द क्या, मूल क्या था, और मिल करके क्या बन गया है ना? तो इसको कहते हैं ज्ञान। लिखिए, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत शब्दों, इसके अंतर्गत शब्दों, कोमा वाक्यों, वाक्यों का विश्लेषण, विश्लेषण, कोमा वर्गीकरण, वर्गीकरण एवं तुलना आते हैं, एवं तुलना आते हैं। तुलना आते हैं, ठीक है ना? यानी कि जो भी शब्द है, वाक्य है, उसका आप विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण का मतलब है अलग अलग करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, कौन सा शब्द किस कैटेगरी का है। संज्ञा का है तो संज्ञा के साथ रखेंगे, सर्वनाम का है तो सर्वनाम के साथ रखेंगे, संधि का है तो संधि के साथ रखेंगे। तुलना का मतलब उससे मिलते जुलते अन्य शब्द आपको आते हैं तो आपके पास क्या है? ज्ञान है। नहीं आते हैं तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान दिया हुआ ही है ना? तो इसको कहते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। दूसरा लिखो कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक, ये कौशला आगे तमक। कौशल चार ये है, सुनना, इसमें लिख लो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शुभोपली। सुनना, कोमा बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शुभोपली। ये इसका क्रम भी पूछते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे। हम लिखते पहले हैं, सुनते बाद में कई बार। तीसरा लिखो सृजनात्मक। सृजन का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। अब हिंदी में आप क्या निर्माण करेंगे?
अब सृजनात्मक का मतलब है, देखो यहाँ पर आपने प्राथमिक जो उद्देश्य थे वहाँ आपने शब्द भंडार सीख लिया, ठीक है ना। वहाँ आपने स्वाध्याय की आदत विकसित कर ली है, वहाँ आपने पढ़ना लिखना सीख लिया है, वहाँ आपने व्याकरण का ज्ञान सीख लिया है, और वहाँ आपने हिंदी भाषा और साहित्य का ज्ञान भी सीख लिया है। इसका मतलब है आपने हिंदी को अच्छी तरह से सीख लिया है। अब हिंदी में नया आप क्या कर सकते हो, सृजन का मतलब निर्माण क्या कर सकते हो। तो निर्माण में हम व्याकरण को तो बदल नहीं सकते, वही है ना। ज़्यादा से ज़्यादा एक किताब मैंने लिखी, आप मेरी किताब की नकल कर सकते हो, या थोड़ा सा दो उदाहरण चेंज कर दे, वो नया नहीं है, नियम तो वही है ना। तो निर्माण नया किस में होता है, नया आप क्या लिख सकते हो, नई कहानी लिख सकते हो जो आज तक किसी ने नहीं लिखी है, नया निबंध लिख सकते हो जो आज तक किसी ने नहीं लिखा है, नया उपन्यास लिख सकते हो, नया नाटक लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन नई व्याकरण नहीं लिख सकते हैं, वो पाणिनि ने लिखी थी वही चल रही है। तो सृजनात्मक का मतलब है हम हिंदी में कुछ नया लिख सकें, इतना ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। तो लिख लिए, बालकों को निबंध, कहानी, बालकों को निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, संवाद, संवाद पत्र, अलग है, पत्र होते हैं ना, प्रार्थना पत्र, पत्र आदि, आदि लिखने की ओर उन्मुख करना, लिखने की ओर उन्मुख करना। ठीक है, ये होता है सृजन, ठीक है ना। यानी कि सृजन का मतलब है जिसमें संभावना है उसी में हम निर्माण कर सकते हैं, जहाँ संभावना नहीं है वहाँ निर्माण नहीं किया जा सकता। अब ये काव्य शास्त्र है, ये बन चुका है, इसमें हम नया कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस आचार्य ने जो लिखा है उसी के उदाहरण हम नए लिख सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से नया कुछ नहीं। नया आप कहानी लिख सकते हो, नया नाटक उपन्यास, इसको सृजनात्मक। चौथा लिखो अभिवृत्त्यात्मक, अभिवृत्त्या आधा तय, ये ध्यान रखना, है ना। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, अभिवृत्त्यात्मक का मतलब क्या होता है, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति मतलब थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, और बताओ, अंग्रेजी का हो गया हो तो। दृष्टिकोण तो होता है उसको अपने जैसे कहे ना, नजरिया, आप उसको किस एंगल से देख रहे हो। अभिवृत्ति का मतलब होता है रुचि, ठीक है ना। आपकी उस विषय में रुचि है या नहीं है, रुचि नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे, रुचि है तो ही वो काम करेंगे, बिना रुचि के कोई भी काम नहीं होता है। तो रुचि एक सिद्धांत आएगा यहाँ, सिद्धांत जब हिंदी शिक्षण के सिद्धांत, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, पहला क्वेश्चन यार एग्जाम में वहीं से उठाते हैं, और अपना पहला टॉपिक ही हिंदी शिक्षण के सिद्धांत से ही शुरू होता है, ठीक है ना। अब आज जितना अभी तक पढ़ रहे हैं यहाँ से परीक्षा में नहीं आएगा, ठीक है ना, पर आपको आना जरूरी है, इसके बिना आप क्लास में कैसे जाएंगे। तो रुचि आपकी है वो इसमें है तभी, अन्यथा नहीं, ठीक है ना। रुचि के लिए आप क्या करेंगे, बालक कई बार अपने देखते हैं कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनको मन में सोच लेता है कि बड़े कठिन है, उनको तो पढ़ता है, हिंदी और सामाजिक की बारी आती है तो वहाँ से भाग जाता है।
ना, ये भागने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए शिक्षा ने एक नई विधि अपनाई थी, वो थी प्राइवेट स्कूल। पैसे दे दिए, अब नहीं भाग सकते। गवर्नमेंट स्कूल में ये सिस्टम था कि जितने भी विषय हैं जिनको हम अपने मन में कठिन समझते हैं वो पढ़ेंगे, बाकी में भाग जाएंगे। लेकिन प्राइवेट्स में ऐसा नहीं था। तो ये गवर्नमेंट हैं चाहे घर पर हैं कहीं पर भी हैं, आपका विद्यार्थी आपके कालांश का इंतजार करे, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन बालकों में रुचि जागृत करनी पड़ेगी। रुचि जागृत करेंगे तो उनमें प्रेरणा जागृत होगी। तो प्रेरणा ही रुचि है और रुचि ही प्रेरणा है। तब बालक आपके क्लास में इंटरेस्ट लेगा, बात को ध्यान से सुनेगा। नहीं तो वह कई बार वो दबाव में भी बैठा रहता है, लेकिन उसकी उसमें क्या नहीं है, रुचि नहीं। कई बार देखते हैं कि पेन के अंदर जो रिफिल है वो खाली है, और वो सर को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या है कि ऐसे लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि उसकी रुचि नहीं है। बाद में बड़ा होने के पर पता चलता है कि मैं खुद ही बेवकूफ़ बन रहा था। तो ये है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, यानी कि बालकों में आपको क्या जागृत करनी है, रुचि जागृत करनी है। देखो, इसके लिए इसके लिए सद्वृत्तियों का विकास करना। ये हलंत है, ठीक है ना। इसके लिए सद्वृत्तियों का विकास करना। सद्वृत्तियों का मतलब क्या होता है? अच्छी आदतों का। सद्वृत्तियों का विकास करना। दूसरा बिंदु लिखो, भाषा एवं साहित्य में रुचि पैदा करना। भाषा एवं साहित्य में रुचि पैदा करना। तीसरा लिखो, पुस्तकालय का उपयोग करना, पैदा करना। पुस्तकालय का उपयोग करना यानी कि रुचि तब होगी जब वो उस विषय से संबंधित अनेक विद्वानों के साहित्य को पढ़ेगा, तब उसको उस विषय में धीरे धीरे रुचि जागृत होगी। अनेक विद्वानों की बातों को पढ़ेगा तो स्वाभाविक है उसको कहाँ जाना पड़ेगा, पुस्तकालय में, क्योंकि घर पर इतनी पुस्तकें इकट्ठा करना संभव नहीं। एक बिंदु और लिख लीजिए, साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेना। कहीं पर भी कवि सम्मेलन हो रहा है, साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेना। तो विज्ञान मेला लगता है स्कूल में, है ना। हिंदी का टीचर जाता है क्या कभी? नहीं जाता है। और कवि सम्मेलन होगा तो नहीं जाएगा। तो ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेंगे तो हमारी रुचि जागृत होगी। अगला पांचवा है रसात्मक। रसात्मक उद्देश्य। रसात्मक उद्देश्य, रस का मतलब होता है आनंद। रस का मतलब होता है आनंद। यानी कि आप जब अधिगम करवाते हैं, पढ़ाते हैं, तो बालकों को क्या आना चाहिए, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, है ना। आनंद कब आएगा, जब आप उनको विशेषकर कौन सा पाठ पढ़ाएंगे, पद्य पाठ। गद्य में उनको आनंद नहीं आता है, वो सोचते हैं ये तो हम ही पढ़ लेंगे। लेकिन आनंद आता है पद्य में। और कब आएगा, जब आप उस कविता को उचित गति, यति और लय के साथ वाचन करेंगे, है ना। अब एक कविता को अपने पढ़ते हैं और उसी कविता को कुमार विश्वास पढ़ता है तो फर्क होता है ना। उसके लिए तो कहते हैं वंस मोर, पढ़ता ही रहे। और अपने कहते हैं बस ठीक है। तो ये क्या है, रसात्मक उत्पन्न करने के लिए आपको कविता का वाचन कैसे करना होगा, उचित यति, गति और लय के साथ वाचन करना। तो लिख लीजिए,
इसमें कविता का वाचन, कविता का वाचन उचित यति, गति और लय के साथ करना चाहिए। हाँ छोटी, यति, गति और लय के साथ करना चाहिए। अब उचित का मतलब क्या होता है? जैसी कविता गति मांग रही है वैसी गति दे दीजिए, जैसा लय मांग रही है वैसा लय दे दीजिए, उसको उचित कहते हैं। अब मान लीजिए आपने ज़्यादा डोज दे दी तो भी बेहोश हो जाएगा, और कम दे दी बेहोश होगा ही नहीं, फिर ऑपरेशन कैसे करेंगे, है ना? तो उसको कहते हैं उचित का मतलब जितनी कविता में आवश्यकता है उसके अनुसार वाचन करेंगे तो ही कविता आपकी प्रभावी होगी, अन्यथा कविता प्रभावी नहीं होगी। ठीक है ना? तो यहाँ तक जो बिंदु थे, इसमें अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा परीक्षा में। ठीक है ना? लेकिन हिंदी शिक्षण के उद्देश्य जब तक हमें पता नहीं है ना, निरर्थक हम कितने ही भागे। अब अपना मूल टॉपिक है वो शुरू होता है, और हेडिंग डालिए आप भाषा शिक्षण के सिद्धांत। सिद्धांत को अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल, है ना? स्कूल का मुखिया कौन होता है? ये समानार्थी शब्द है दो, एक है सिद्धांत या रूल्स, नियम, है ना? इसको मैं ऐसे कह दूं भाषा शिक्षण के नियम या भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो नियम और सिद्धांत में अंतर है क्या? तो जितने भी समानार्थी ऐसे शब्द होते हैं कोई ना कोई अंतर है तभी तो है, अंतर नहीं होता तो एक शब्द से भी काम चल जाता। तो आप में से कोई बताएगा कि सिद्धांत क्या होते हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और रूल्स क्या होते हैं? अच्छी तरह से बताएगा वो हाथ खड़े करो। नियम तो हम बनाते हैं, तो जैसे संविधान के नियम है सभी के लिए, संविधान के सिद्धांत नहीं है क्या? या फिर मैं इस टॉपिक को आपके लिए छोड़ दूं एक दो दिन रिसर्च करने के लिए कि क्या सिद्धांत और नियम में क्या अंतर है। देखो, हाँ काफी नजदीक है। नियम थोड़े लचीले होते हैं, नियमों में छूट मिल सकती है, लेकिन सिद्धांतों में नहीं। कोई कहता है मैं नहीं छोड़ने वाला, ये मेरे सिद्धांत में नहीं है, अब मैं नहीं बख्शूंगा चाहे मेरा बेटा ही क्यों आ जाए, है ना? इसकी तो सजा इसको मिलेगी। नियम तो है कि आपको कह दिया कि इसने गलती की, इसको सजा दे दीजिए। अब सजा का तरीका तो था फांसी का, आपके पास रस्सी नहीं है तो आपने धक्का ही दे दिया। नियमों में बदलाव होता है लेकिन सिद्धांतों में बदलाव नहीं होता। अब ये क्वेश्चन हालांकि शिक्षण विद्या में तो आएगा नहीं कि अंतर क्या है ना? इस क्वेश्चन का मेरा उद्देश्य क्या था कि आपके अंदर सबसे पहले अपने आप में आज से आपको आत्मविश्वास जगाना है। कई बार इसका हल्का फुल्का तो सबको पता था, ठीक है ना, पर क्या नहीं था? आत्मविश्वास नहीं थे, मन में था कि कहीं मैं गलत नहीं हूं। इसलिए आपने पढ़ा होगा वाटरलू का युद्ध हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट, है ना? तो उसका जो सेनापति था ना, वो उस युद्ध में डर गया। जब वो डर गया तो नेपोलियन ने कहा कि ऐसा कर तू मेरी पीठ के पीछे खड़ा हो जा। अब आमने सामने से गोलियां चल रही है तो भाग तो सकता नहीं, तो पीठ के पीछे खड़ा हो जा, कोई नहीं मैं हम युद्ध करते रहेंगे। तो युद्ध चलता रहा, सामने से भी गोलियां आ रही है, इधर से भी जा रही है, तो बहुत सारे सैनिक है वो मारे गए। तो जितने सैनिक मारे गए उतनी गोलियां धीरे धीरे कम होती गई।
अब कोई इक्का दुक्का सैनिक इधर बचा, इक्का दुक्का इधर बचा है, रुक रुक करके इक्की दुक्की कोई गोलियां आ रही है, रुक रुक के आ रही है ना। तो इस सेनापति ने सोचा कि देख तो लूं सामने कितने शेख बच्चे हैं। देखने के लिए उस नेपोलियन की पीठ से ऐसे गर्दन निकाली, सामने से गोली लग गई। तो नेपोलियन का बहुत शानदार कोटेशन चलता है कि जो ये सोचता है कि मैं कहीं हारने जाऊं वह निश्चित रूप से हारता है। उसने सोच लिया था युद्ध से पहले ही। तो ये यहाँ जितना आप मुखर होंगे, अपनी भड़ास को बाहर निकालेंगे ना, तो जो अधूरा ज्ञान है वो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। आप उसको दबा करके रखेंगे तो वो फिक्स रहेगा, नया जो ज्ञान है ना उसके सामने टिक नहीं पाएगा। इसलिए ध्यान रखना, जो बातें पहले से याद है ना वो याद रहती, नई बहुत कम होती है। डायरिया भर लेते हैं और याद नई कम होती है, और सारी नई याद हो जाए तो फिर तो हम कोई भी एग्जाम क्लियर कर लें। तो आपके मन में लगता है ना कि इसका अर्थ ये हो सकता है, इसका क्या होगा, वो क्वेश्चन आपको तुरंत कर देना चाहिए। अब ये तो नहीं मैंने पहले कह दिया कि भाई आपने क्वेश्चन कर दिया, जरूरी नहीं कि 100% सभी प्रश्नों के जवाब हमें आए, है ना। कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ कुछ क्या थोड़े ज़्यादा आप हमसे सीखेंगे, है ना? तो ऐसी बातें हैं वो रख दिया करो। तो अब टॉपिक है अपना भाषा शिक्षण के सिद्धांत। यानी आपको भाषा का शिक्षण करवाना है तो इन बातों से हटना नहीं है। वहाँ आपने लचीलापन दिखा दिया ना कि कोई नहीं ऐसे ही पढ़ा देंगे, क्या है हिंदी है, तो आपका रिजल्ट प्रभावी हो जाएगा, है ना। प्रभावी नहीं, प्रभावित हो जाएगा। और सिद्धांत पे रहें तो प्रभावी रहेगा, ठीक है ना। तो हम हिंदी को पढ़ा रहे हैं, हिंदी के शिक्षक हैं, है ना। और हिंदी की मूल जो हमारे पास टीम है वो 9th और 10th के विद्यार्थी होते हैं। तो वहाँ हमारे सिद्धांत क्या होने चाहिए। तो पहला लिखिए, रुचि जागृत करने का सिद्धांत। टाइम क्या रहता है आपका क्लास का? 7:30। रुचि जागृत करने का सिद्धांत, इस पे अपने विस्तार से चर्चा हो गई है ना। एक लाइन लिख लीजिए, अधिगम को, इसी में अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए रुचि जागृत करना जरूरी है। जागृत करना जरूर, इसके लिए उनका इसके लिए उनका ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी कि बालक जब तक हमारी बात को ध्यान से सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, देखेगा नहीं, तब तक उसके लिए वो समस्या क्यों रहेगी, समस्या रहेगी तो उसकी रुचि जागृत नहीं होगी, रुचि जागृत नहीं होगी तो वो पढ़ेगा नहीं, है ना। तो हमारा पहला काम है हमारे विषय में उसकी क्या होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा लिखो, प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत, इसमें एक लाइन लिख लीजिए, रुचि जागृत होने के बाद ही होने के बाद ही प्रेरणा मिलती है। रुचि जागृत होने के बाद ही प्रेरणा मिलती है। छोटा, रुचि में नहीं, ही बड़ा, ही इसको कहते हैं हिंदी में निपात। निपात पढ़े? अव्यय शब्द नहीं पढ़े क्या? अविकारी, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुचय बोधक, विस्मयादि बोधक, और पांचवा निपात।
ही तक भर भी केवल, है ना। जैसे कहते हैं ना, मेरी दिल्ली तक पहुंच है, यानी कि इसी शब्द पे जोर देते हैं ना, उसके बाद में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो निपात है। नी मतलब नहीं, पात मतलब गिरना। जिस शब्द पे हम जोर देते हैं वो शब्द गिरना नहीं चाहिए, सबके कानों में गूंजना चाहिए। तो उसके बाद में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे निपात है, तो ये वहां बड़ी लगती है। जोर लगने के बाद वाला शब्द निपात होता है। दिल्ली तक पहुंचे, मैं धीरे से कह देता मेरी दिल्ली तक पहुंचे, तो पहुंच तो बहुत बड़ी है ना, और आपको पता ही नहीं चला, आपको लगा कि ये तो ऐसे ही है, और फिर मैंने जोर दे के कहा मेरी दिल्ली तक पहुंचे, तब आपको लगा कि पहुंच तो बहुत बड़ी है। तो दिल्ली शब्द पे जोर देने के लिए बाद में क्या लगाया, तक, ये निपात है। ये पूछते हैं व्याकरण में। और सेकंड ग्रेड का तो मुख्य जो बेस है वो व्याकरण ही है। अभी संस्कृत विभाग की थी, उसमें 90+ क्वेश्चन आए थे व्याकरण के। तो प्रेरणा यानी कि आप उसमें रुचि जागृत करेंगे, उसके बाद बच्चे में प्रेरणा। अब प्रेरणा कई प्रकार से आती है। कई बार क्या है कि पड़ोसी को, रिश्तेदार को, भाई बंधु को सफल होते देखने के बाद में प्रेरणा आ जाती है। कई बार हम देखते हैं जीवन भर औसत दर्जे का विद्यार्थी रहा है, ठीक है ना, क्यों रहा है, क्योंकि अब तक उसमें प्रेरणा जागृति नहीं हुई, या उसमें रुचि नहीं थी। लेकिन किसी ऐसी वस्तु को देखने से उसके मन में जो विचार किया और भाव देखने से, सुनने से जो बिंब बना है, उससे उसमें क्या आ गई, प्रेरणा आ गई, और वो औसत दर्जे का विद्यार्थी टॉप क्लास में सफल हो जाता है। कब होता है, जब तक उसमें प्रेरणा नहीं है, जब तक उसमें रुचि नहीं है। आगे लिखो नंबर 3, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। क्रिया द्वारा सीखने का मतलब क्या होता है, एक शब्द लिखना है, लिखना नहीं है कॉपी में, मन में सोचना है, ठीक है ना। सीख, लिखो, लिखना नहीं है। कई बार हवा में लिखते हैं ना, हवा में लिख कर देखो, सीख लिख दिया, उसके पीछे ने लगाओ, अब शब्द क्या बना है। अब आपने जैसा सोचा है वैसा ही डायरी में लिखा है क्या, चेक करो। और जो लिखा है ना अभी डायरी में, उसमें से ने हटा दो, पीछे बचा हुआ शब्द सिख है या सीख है, क्या है। हाँ, मात्रा बड़ी आड़ी चाहिए, नहीं तो गया सीखने का सिद्धांत। ने तो, ने से शब्द का कोई फर्क नहीं पड़ता मात्राओं में, सीख प्लस ने बराबर सीखने, नहीं तो क्या हो गया, सिख प्लस ने, है ना। सीख मतलब शिक्षा से बना है, शिक्षा का तद्भव शब्द हो गया सीख। सिख ये तो फिर अलग शब्द हो गया ना, जाति विशेष में लगा लेते हैं, धर्म में, है ना। तो क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत क्या है, अंग्रेजी में बहुत चलता है ये, इसको कहते हैं अंग्रेजी में लर्निंग बाय डूइंग, इसको क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि आप खाली सुनेंगे, आप खाली सुनते तो शायद ये सीखना शब्द सही लिखना कभी नहीं सीखते। ये कैसे सीखे, जब आपने लिखा है। तो क्रिया का मतलब क्या हो गया कि आपको निष्क्रिय श्रोता बन करके नहीं सुनना है, ठीक है ना, हाथ से लिखना है। जब मैं बीएड कर रहा था मुझे कर्तव्य शब्द लिखना नहीं आया, पूरा पेज भर दिया। फिर मैडम को मैंने कहा मैडम कर्तव्य कैसे लिखते हैं, मैडम ने कहा ये नहीं आता क्या, नहीं आता, आता उनको भी नहीं था। उस समय सहयोग था, बाद में तो आता ही था। तो लिखें नहीं तो फिर नहीं लिखते हैं, तो सबको ही कर्तव्य लिखना आता है। तो इसको कहते हैं क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। कोई भी बात है आप उसको चाहे डॉक्टरी भाषा में लिखें, डॉक्टरी भाषा में का मतलब आपकी रुचि नहीं है ना बढ़िया लिखने की, फिर भी आप
लिखें, तभी उसको सीखेंगे, सुनने से नहीं सीखा जाता। ठीक है ना। लिखिए, इसमें लिख लो, बालकों को निष्क्रिय निष्क्रिय श्रोता बनकर, निष्क्रिय श्रोता बनाकर, निष्क्रिय श्रोता बनाकर न सिखाया जाए। निष्क्रिय निष्क्रिय श्रोता बनकर न सिखाया जाए, यानी कि मूर्ति की तरह बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो सीखेंगे नहीं। सीखेंगे कब? क्रिया द्वारा, सक्रिय होकर के, खुद कुछ न कुछ अभ्यास करते रहेंगे तो ही सीखेंगे। उसको कहते हैं क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। यानी कि बालकों की सक्रिय सहभागिता होनी जरूरी है। यदि बालक सक्रिय रूप से सहभागी नहीं है तो सीखेंगे नहीं। छोटी सिखाया जाए, सिखाया नहीं है, सी तो फिर वो सर्दी हो गई। हाँ? यहाँ सिखाया। अगला है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका ज्ञान आपको होना जरूरी है। जीवन से, चौथा लिखिए, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। जीवन से जोड़ने का मतलब क्या होता है? जीवन से जोड़ने का सिद्धांत यानी कि आप बालक को जिस परिवेश में पढ़ा रहे हैं, जिस वातावरण में पढ़ा रहे हैं, उस वातावरण का ज्ञान आपको होना जरूरी है। आज आप बीकानेर की सरजमी पे बैठ करके पढ़ रहे हैं और उदाहरण सारे कर्नाटक के दे दिए जाएं तो आपको समझ में नहीं आएंगे, है ना। और कर्नाटक, आपकी ड्यूटी कर्नाटक लग जाए, जाते ही आपको ज्ञान तो यहाँ का है, अब सारे उदाहरण यहाँ के देंगे तो उन बालकों को समझ में नहीं आए। यानी कि बालक उस बात को पहले से जानता हो, बालक उस परिवेश में रहा हुआ हो, उस बात का आप उदाहरण देते हैं ना, तो बालकों को समझ में आएगी। कई बार जब क्लास में पढ़ाते हैं और उस बात का उदाहरण देते हैं तो हर बालक अपने आप में झांकता है, वो सोचता है ये बात तो मेरे घर की है, सर को कैसे पता है, ये बात मेरे घर की है। जब उनको इस बात का पता नहीं है, जो घटना आपके घर में होती है ना, उसी इलाके में सर रहते हैं तो वही घटना सर के घर में ही तो होती है। तो बालकों को उस परिवेश से आप बाहर ले गए तो बात समझ में नहीं आएगी, परिवेश में है तो ही समझ में आएगी। उसको कहते हैं जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। लिखिए, जीवन से जीवन से जुड़े हुए, जीवन से जुड़े हुए उदाहरण, जीवन से जुड़े हुए उदाहरण देकर ही भाषा की, देकर, देकर नहीं, कर, देकर ही भाषा की जटिलता, जटिलता दूर की जाती है, जटिलता दूर की जाती है। दूर, तू बड़ा, दूर की जाती है। यानी कि क्यों की जाती है? क्योंकि बालक उस बात को जल्दी सीखेगा जिस बात को पहले से जानता है। नई बात उसके लिए उसके ऊपर से जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में अब तक उन बातों का ज्ञान उसे नहीं है। उसको कहते हैं जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। अगला लिखो, विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का मतलब क्या होता है? हाँ, अलग, भाई हिंदी में विज्ञान पढ़ानी है। अलग जैसे, अलग अलग भागों में जैसे, विभाजन का मतलब ये हो गया कि पाठ का मतलब हो गई इकाई,
है ना, उस इकाई को उप इकाइयों में बांट करके, यानी कि सिलेबस को टुकड़ों में बांट करके पढ़ाना है। एक साथ पढ़ाएंगे तो बालकों को समझ में नहीं आ जाएगा, उनके लिए लेंथी हो जाएगा, है ना। लिखो, अधिगम को इकाइयों में बांटकर, अधिगम को इकाइयों में बांटकर, इकाइयों में बांटकर पढ़ाना चाहिए। इकाइयों में बांट, अब वो इकाई उप इकाई अलग अलग हो जाती है ना। ये जो भी पाठ्यक्रम है आपने उसको अलग अलग इकाइयों में बांट दिया है कि हमें गद्य इतना पढ़ाना है, पद्य ये पढ़ाना है, व्याकरण का ये अंश है, इसका ये अंश है। तो ऐसे अलग अलग पढ़ाएंगे तो बालकों को बात थोड़ी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। अब इकाई शब्द लिखते हैं, नहीं शब्द शुद्धि में पूछ लिया था, इकाई का मतलब एक होता है कि दो होता है? एक। एक को क्या कहते हैं? इकाई। और दो को दहाई। इकाई इस हाथ से शुरू करते हैं कि इस हाथ से? इस हाथ से करते हैं ना, इस तरफ इकाई होती है। तो ई कौन सी बड़ी होनी चाहिए? पीछे वाली, है ना। इकाई लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन बहुवचन करते हैं तो ये बड़ी मात्रा छोटी में बदल जाती है, तो कोई भी बड़ी मात्रा इसमें नहीं होगी, सारी मात्राएं क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है ना, इकाइयों में बांट कर अधिगम करवाना चाहिए। छठवां लिखो, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब बात को बार बार उनके सामने प्रस्तुत कर देना चाहिए। ठीक है ना। पुनरावृत्ति का मतलब है बार बार प्रस्तुत कर देना चाहिए। अब बार बार प्रस्तुत करने से फायदा क्या होता है? जैसे आप भोजन करने गए, ठीक है ना, निमंत्रण पर, और वो एक ही आइटम आपको बार बार परोस रहा है, आप हाथ खड़े करेंगे कि नहीं करेंगे कि अरे सब्जी है कि नहीं, तो बार बार रसगुल्ला ही रसगुल्ला ला रहा है, ठीक है ना। तो इतनी बार वो ला रहा है कि आपके मन में रसगुल्लों से घिन हो जाए, ठीक है ना। और जिस बात की घिन हो जाए वो बात मस्तिष्क में छप जाती है। तो बार बार आप उसी बात को बालकों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो उनको घर जाकर पढ़ने की, याद करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक याद हो जाती है। ठीक है ना, उसको कहते हैं पुनरावृत्ति। तो लिखिए, इससे अधिगम दृढ़ होता है। इससे अधिगम, दृढ़ का मतलब मजबूत, ठीक है ना। दृढ़ से दाढ़, अब दाढ़ मजबूत होता है कि दांत मजबूत होते हैं? तो इसलिए दृढ़ शब्द है, ठीक है ना। इससे, किससे? पुनरावृत्ति से, ठीक है ना। यानी कि बार बार आप अधिगम की पुनरावृत्ति करेंगे तो बालकों का उसका ज्ञान हो जाएगा। आगे लिखो, रोचकता का सिद्धांत। टाइम हो गया क्या? बस ठीक है, तो कहते, मैंने कहा नहीं जो भी बात है वो कहते क्यों नहीं हो? रोचकता का सिद्धांत, रोचकता तो बनी रहनी चाहिए। रोचकता कैसे लाएंगे? कि केवल आप नियम लगाएंगे या केवल व्याख्यान देंगे तो बालकों में उसकी रोचकता खत्म हो जाएगी। नए नए आप प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, हर बार कुछ न कुछ नया पैंतरा लाएंगे तो बालकों में रोचकता रहेगी। इसलिए वो आपके कालांश का, आपके पीरियड का इंतजार करेंगे। आप आए, अपने देखते हैं पुराने टीचर्स जो होते थे वो बैठ जाते हैं कि तू पढ़ तू पढ़ तू पढ़ तू पढ़, हो गया, कल कॉपी चेक करूंगा, ध्यान रखना नहीं मारूंगा। तो इससे रोचकता नहीं थी, क्या था? भय था, है ना। और भय से भी काम हो जाता है, तुलसीदास ने कहा है। लिख लीजिए, केवल नियम व व्याख्यान से, केवल नियम व व्याख्यान से पाठ नीरस हो जाता है, पाठ नीरस हो जाता है। सफलता के लिए,
सफलता के लिए नए प्रयोग करके रोचकता लाना जरूरी होता है।